नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पंजाब की राजनीति में मची खींचतान थमती नजर नहीं आ रही है और मुलाकात के दौर पर दौर हो रहे हैं, बावजूद इसके अंदरूनी गांठ खुलने की बजाय और मजबूत होती जा रही है। कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। आज हरीश रावत सोनिया गांधी का संदेश लेकर पंजाब जा सकते हैं। पंजाब की गुत्थी सुलझाने के लिए शुक्रवार को जब सोनिया सिद्धू से मिल रही थी, उसी दौरान कैप्टन के विशेष दूत भी 10 जनपद में थे। सोनिया सिद्धू से चर्चा में व्यस्त थी और कैप्टन का संदेश लेकर उनके ओएसडी नरेंद्र भामरी सोनिया के सचिव से मुखातिब थे। लेकिन शायद कैप्टन के दूत वो बात सोनिया तक नहीं पहुंचा पाए जो कैप्टन का मकसद था। लिहाजा कैप्टन को अपनी बात खुद ही खत के जरिए कहनी पड़ी। शाम तक ये चिट्ठी सोनिया गांधी के पास पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन ने बिना किसी लाग लपेट के खरी खरी सुना दी। कांग्रेस आलाकमान जबरदस्ती पंजाब सरकार और पंजाब की राजनीति में दखल दे रहा है। आलाकमान को पंजाब राज्य को समझना चाहिए कि यहाँ के हालात इतने अनुकूल नहीं हैं और इसका नुकसान पार्टी और सरकार दोनों को उठाना पड़ सकता है। कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जी चिट्ठी लिखी है वो एक सुजैशन नोट है सोनिया गांधी ਨੂੰ कि ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ और ਕਿਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੋਟ ਹੈ और ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੀਕ नहीं है ਗੱਲ। कैप्टन की नाराजगी इस चिट्ठी के अलावा पंजाब की जमीन पर भी दिखी। लुधियाना में सिद्धू समर्थकों ने जो बड़े बड़े पोस्टर सड़कों पर लगाए थे वो देर रात फाड़ दिए गए। बहरहाल सिद्धू और उनके समर्थकों का आत्मविश्वास तो बता रहा है कि उनकी बात बन रही है। कल सोनिया के साथ मीटिंग में क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन संभावना है कि सोनिया का संदेश लेकर हरीश रावत आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे और पंजाब के सस्पेंस से पर्दा हटेगा। कांग्रेस पार्टी में कोई कला क्लेश नहीं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी और राहुल जी सब शॉर्ट आउट कर देंगे और पार्टी एकजुट होकर 2022 का जो चुनाव आने वाला है उस पर लड़ेगी और हम जीतेंगे। डॉक्टर अमरिंदर सिंह भी बहुत अच्छे पुराने लीडर हैं, उनका तजर्बा है। नवजोत सिद्धू यंग है तो इनका तालमेल बना के कांग्रेस पार्टी चलाएगी। सिद्धू के पास गांधी परिवार से नजदीकी का आत्मविश्वास है तो कैप्टन के पास पंजाब में पकड़ और संख्या बल अपने साथ होने का भरोसा। सिद्धू के साथ अभी तक खुलकर सिर्फ 4 कैबिनेट मंत्री और 4 विधायक ही आए हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी हाईकमान बार बार कोई बड़ा फैसले लेने में हिचक रहा है। दिल्ली से आनंद पटेल और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो कुल मिलाकर अभी तक जो तमाम हलचलें दिल्ली में थी, आज ये तमाम हलचलें, सियासी हलचलें अगर कहें तो आज चंडीगढ़ में होंगी। सीधा चलेंगे, सत्येंद्र चौहान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या कुछ आज हो सकता है? हरीश रावत क्या संदेश ले जा सकते हैं ऐसे में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही एक लेटर सोनिया गांधी को दे चुके हैं? तब जो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जितना पंजाब की राजनीति को नजदीक से मैं समझता हूं, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आप भी समझती हैं। और पिछले शुरुआती दिनों से मैं एक उदाहरण बार बार देता आ रहा हूं कि एक मयान है और उस मयान के अंदर 2 तलवारों को फिट करना है। या तो जबरदस्ती आप फिट करेंगे तो मयान टूटेगी, अगर और फोर्स डालेंगे तो तलवारें टूटने का भी डर है। पंजाब में 2 धड़े हैं, किसी से कोई छुपा नहीं। एक तरफ अमरिंदर हैं जिनके पास संख्या बल है, जिनके पास विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं जिनके पास दिल्ली दरबार है, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और 10 जनपद है। लेकिन यहां पर यह भी बता दूं, अंदर के सूत्रों से खबर यह भी आ रही है, कांग्रेस के आला कमान में 3 लोग मुख्य रूप से गिने जाते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को बनाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के राजनीतिक हालात बन रहे हैं उनमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको डर है अगर नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर ज्यादा दबाव डाला गया तो पार्टी भी टूट सकती है। यही संदेश है कि आज हरीश रावत को बाकायदा दिल्ली से वापस चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। इससे पहले की राजनीति आप देखते आ रहे हैं, इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुलाया गया 2 बार और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जो आला कमान है उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात नहीं करी। नवजोत सिंह सिद्धू 3 से 4 बार दिल्ली हुए, बार बार कांग्रेस आला कमान से मिलते हैं और ये चर्चाएं चलती है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन अब
हालात बदल गए हैं। अब दिल्ली दरबार से चंडीगढ़ के लिए दूत भेजा गया है। तो इसका मतलब साफ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो नाराजगी जताई है उस नाराजगी में दम है और कैप्टन के पास संख्या बल है और इसी को लेकर अब पंजाब की राजनीति कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। और आज का दिन सत्येंद्र यकीनन बहुत अहम रहेगा क्योंकि हरीश रावत वहां पहुंच रहे हैं। क्या कुछ हलचल है, इस पर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ दौरे पर पहुंची है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आज सुबह लखीमपुर के लिए रवाना हो गई है। दरअसल आपको ये बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार की प्रस्तावक अनीता यादव के साथ बदसलूकी की गई थी और यह मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था। प्रियंका गांधी के लखीमपुर जाने का मकसद पीड़ित महिला अनीता यादव से मुलाकात करना भी है। और आपको बताएं कि जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था, वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज प्रियंका जा रही हैं क्योंकि उस दौरान भी प्रियंका गांधी ने यही मुद्दा उठाया था कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया गया लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पे एक्शन भी लिया गया था। प्रशासन पर भी गाज गिरी थी, पुलिस प्रशासन पर भी, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इसी वीडियो को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। और आज प्रियंका गांधी का लखीमपुर जाना और यहां पर अनीता यादव से उनकी ये मुलाकात सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी इस मामले को हाथ से जाना नहीं देना चाहती। विपक्ष बिल्कुल इस मामले को हाथ से नहीं जाने देगा। मौसमी सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि मामला काफी ज्यादा गरमाया था महिला से बदसलूकी का। तो दो तस्वीरें, आज प्रियंका का काफिला रवाना होगा लखीमपुर के लिए और वहां पर अनीता यादव से उनकी ये मुलाकात। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगी प्रियंका। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आज मुलाकात होगी। सीधा चलेंगे मौसमी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को कोई हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा, खासतौर पर तब जबकि सामने चुनाव है और प्रियंका का मकसद भी यही। देखिए नवजोत, सियासी जो हलचल है वो लगातार तेज है। ये दूसरा दिन है प्रियंका के दौरे का और आप देखिए सामने काफिला प्रियंका गांधी का जा रहा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जा रही है, लगभग 140 किलोमीटर दूर है। पूरे लश्कर के साथ तमाम गाड़ियां हैं जो आगे पीछे चल रही हैं। तो एक तरीके से एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश प्रियंका की तरफ से। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि महिला सुरक्षा के मसले को प्रियंका गांधी ने जम के उठाया है। कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमाण पत्र दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को महिला सुरक्षा को लेकर, जबकि कितने हादसे ऐसे हो गए, कितनी घटनाएं ऐसी हो गई जहां महिलाओं की अस्मिता तार तार हुई है। और उसी संदर्भ में अब प्रियंका गांधी जो है, जिस तरह से अनीता यादव जो कि समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार की प्रस्तावक थी, उनसे मिलने जा रही हैं। तो एक तरीके से ये बहुत ही सेंसिटिव महिला एक अहम वोट बैंक भी है। सियासी मुद्दे लगातार प्रियंका गांधी उठा रही हैं, चाहे वो किसानों से मिलना हो, चाहे वो बेरोजगारों की बात हो, या फिर यहाँ पे महिलाओं को इससे जुड़े हुए महिला सुरक्षा के मसले को उठा के प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की जनता के आम मसलों से जुड़ने की कोशिश में। नवजोत, आप देखिए यहाँ पे गाड़ियों का काफिला जा रहा है और अनीता यादव से मिलके वापस आके संगठन की बैठक लेंगे प्रियंका गांधी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो काफिला उधर के लिए रवाना हो गया। मौसमी, बिल्कुल हम देख सकते हैं, आप भी साथ ही साथ वहां पर मौजूद और लखीमपुर की तरफ रवाना हो गई है प्रियंका और वहां पर अनीता यादव से होगी मुलाकात। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रियंका 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश में है। कल जब वो लखनऊ पहुंची थी तो वहां पर क्या कुछ हुआ, किन संकेतों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। अब इस स्तर पर गिर गया है
प्रशासन, पुलिस, हर चीज का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से खत्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर महिला सुरक्षा पर योगी जी और उनके प्रशासन को वो प्रशंसा कर सकते हैं, तो आप महिला हैं, आप जानती हैं कि यूपी में क्या हो रहा है। हम सब ने देखा है कि क्या हो रहा है। कितनी बार हम यहाँ आए हैं, हमने प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि महिला इस प्रदेश में पूरी तरह से असुरक्षित है। उसके लिए क्या किया है इस सरकार ने? मौसमी, महिला इस प्रदेश में असुरक्षित है, इसी मुद्दे को प्रियंका उठा रही है। और जिस दौरान ये पूरा वाकया हुआ था उस दौरान भी प्रियंका ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, और आज उनका वहां पर जाना सीधे तौर पर यही संदेश है कि ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। एकदम देखिए नवजोत, एक तो महिला सुरक्षा का मसला है, दूसरा ये समझिए कि प्रियंका जा कहाँ रही हैं। प्रियंका लखीमपुर खीरी जा रही हैं। हाल ही में राहुल गांधी के बेहद करीबी और गांधी परिवार से जुड़े रहे जितिन प्रसाद, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और लखीमपुर खीरी जितिन प्रसाद का गढ़ माना जाता है। चाहे वो शाहजहांपुर हो या लखीमपुर खीरी, वो पुराने तौर पे काफी मजबूत रहे हैं जितिन प्रसाद। और अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी, उसके बाद उन्होंने पूरे इन तीनों जिलों का, शाहजहांपुर से लेकर लखीमपुर खीरी का पूरा दौरा किया था और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनकी वेलकमिंग की थी। तो एक संदेश कहीं ना कहीं भाजपा और जितिन को भी देने की कोशिश कि अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस अभी भी लखीमपुर खीरी में मजबूत नहीं है। तो ये इसके सियासी मायने काफी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सुरेश खन्ना का भी इलाका माना जाता है, मंत्री है वो, योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है भाजपा का यहाँ पे। और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के प्रस्तावक से जुड़ के प्रियंका गांधी महिला सुरक्षा का मसला उठाती हैं, तो कुल मिला के संदेश देने की कोशिश कि महिला सुरक्षा के लिए पार्टी लाइन किसी की भी हो, किसी भी पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी जो है महिला का सम्मान या महिला का तिरस्कार बर्दाश्त नहीं करेगी। और बतौर महिला महासचिव के तौर पे भी एक महिलाओं से जुड़ाव हमेशा बनाने की कोशिश की है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और इस वक्त सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि 18 महीने बाद आखिर क्यों वो लखनऊ लौटी हैं, क्या बहुत देर नहीं हो गई। पर कांग्रेस पार्टी के लिए अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि अगर 2024 में खुद को मजबूत करना है तो उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि अब शून्य में सिमटने की का डर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कुछ जो बचे कुचे विधायक है उनको सता रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में 0 सन्नाटा ना हो जाए। तो अपने वजूद के लिए भी, कांग्रेस और वर्चस्व के लिए भी प्रियंका गांधी वाड्रा वापस आई हैं, क्योंकि उनकी भी साख दाव पर लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं, 3 तस्वीरें। कल प्रियंका पहुंची थी लखनऊ, उनका दौरा है 2 दिन का, और इस बीच ये उस वक्त की तस्वीरें जब वो लखनऊ पहुंची थी। इसके बाद वो तस्वीर जब प्रियंका अब लखीमपुर की तरफ रवाना हो चुकी है और मिलने जा रही है अनीता यादव को, जो प्रस्तावक थी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार की, जिसके साथ बदसलूकी हुई थी। मामला काफी ज्यादा उछला था और अब महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी सीधा लखीमपुर का रुख करती हुई। लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं अजय सिंह लल्लू, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। बलात्कार जिस प्रदेश की पहचान बन गई हो, आम आदमी सुरक्षित न हो, दिन दहाड़े हत्या हो जाती हो, अपहरण उद्योग हो गया हो, वहाँ प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट देके जाते हैं कि यहाँ कानून का राज है। अरे प्रियंका गांधी जी जाएंगी, उस माँ से, उस बेटी से, उस बहन से मिलेंगी जिसके साथ अभद्रता हुई है, और निश्चित तौर से वो जानने का काम करेंगी और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। वो लाख रोकें, हमारा काम है, हम उत्तर प्रदेश में चुप नहीं बैठ सकते। और आदरणीय प्रियंका गांधी ने कल स्पष्ट कहा, संविधान को बचाने के, लोकतंत्र को बचाने के लिए, महिला के सम्मान को बचाने के लिए चाहे जिस स्तर पर जाना हो, न लाठी से डरेंगे, न सरकार के तानाशाही से डरेंगे, न दमन से डरेंगे। मुकदमा लिखेंगे लिखें,
मुकदमे से कांग्रेस पार्टी कहीं डरती नहीं है, दबती नहीं है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा में हुए हादसे में अब तक कुल 11 शव कुएं से निकाले जा चुके हैं, जबकि 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और इनका अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। मलबा निकालने और राहत का काम अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदिशा की घटना पर शोक जताया है और मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया है। बचाव दल ने 20 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। रवीश मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवीश, अभी क्या हालात है वहां के? हेमेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेमेंद्र जी, विदिशा में जो राहत कार्य है वो लगभग खत्म हो चुका है और 30 लोग जो है इस कुएं में गिरे थे, जिसमें से 11 लोगों की मौत अभी तक कंफर्म हुई है और बाकी लोगों को बचा लिया गया है। इनमें से 3 लोग गंभीर हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और शासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिवार वालों को देने का ऐलान किया। साथ ही साथ एक जांच भी बिठाई गई है जो ये बताएगी कि ये दुर्घटना हुई कैसे। बिल्कुल, तो हादसे में प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। इस बीच मुआवजे का ऐलान किया गया। शुक्रिया हेमेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉक्टर समीरन पांडा ने बड़ी चेतावनी दी है। डॉक्टर पांडा ने के मुताबिक अगर छूट और लापरवाही का दौर इसी तरीके से चलता रहा तो अगस्त के अंत तक तीसरी लहर आ सकती है। रोजाना करीब 1 लाख के करीब मामले सामने आएंगे। डॉक्टर पांडा के मुताबिक अगर वायरस म्यूटेंट हुआ तो स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाकर इस पर काबू पाया जा सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। कि हमें अभी सावधानी बरतना चाहिए और ये हम मॉडलिंग एक्सरसाइज के तौर पे देखा है कि थर्ड वेव आ ही जाता है तो उसका ऊंचाई सेकेंड वेव का जितना दूर तक ऊंचाई था उसी ऊंचाई तक पहुंचना नहीं चाहिए। लेकिन जो सारे स्टेट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिधर पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा नहीं थी और उधर फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का ऊंचाई इतना बड़ा नहीं था जैसे कि नेशनल तौर पे दिखा गया, तो उसी सारे स्टेट्स में वल्नरेबल पॉपुलेशन ज्यादा है तो उधर ट्रैवल बाहर का स्टेट से आ जाता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाता है और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाता है तो उधर आरओ, जिसको रिप्रोडक्टिव नंबर हम कहते हैं, मतलब संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति के पास फैलने का 2, 4, 3 वही होता है रिप्रोडक्टिव नंबर। एक संक्रमित व्यक्ति से कितना व्यक्ति में वो फैल सकता है तो वो संभावना बढ़ जाता है। तो इसीलिए तीसरी लहर कोई स्टेट्स में सावधानी जो बरतना चाहिए उसका लागू या पालन नहीं होता है और उधर ज्यादातर ट्रैवल होना शुरू हो गया दूसरा स्टेट से तो उधर तीसरी लहर दूसरे से भी ऊंचाई तक जा सकता है। 16 जुलाई को देश में टीकाकरण की शुरुआत हुए 6 महीने पूरे हो गए। देश में अब तक 39 करोड़ डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी है, जिनमें से 8 करोड़ नागरिकों को ही कोरोना की दोनों डोज लगी हैं। 31 करोड़ लोगों को सिर्फ एक ही डोज लगी है या फिर उससे भी कम। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इसी रफ्तार से अगर चले तो दिसंबर के अंत तक सभी वयस्क नागरिकों को वैक्सीन लगा पाएंगे। वैक्सीन खत्म तो ताला बंद, ये नौबत 6 महीने में देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें देखिए। 16 जनवरी को देश में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। 21 जून को देश में 88 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बना और अब 16 जुलाई को जब टीका लगाते लगाते 6 महीने पूरे हुए तो प्रधानमंत्री के साथ ही बैठक तक में मुख्यमंत्री और दूसरे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं वैक्सीन ज्यादा चाहिए, जरूरत मुताबिक नहीं मिलती। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने सीधे प्रधानमंत्री से प्रार्थना की है कि 75% की जगह राज्य का कोटा वैक्सीन में बढ़ाकर 95% किया जाए। तमिलनाडु ने कहा कि उन्हें 1 करोड़ वैक्सीन का कोटा अलग से चाहिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं उन्हें हर महीने वैक्सीन की 3 करोड़ डोज चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को ही प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कह चुकी हैं 14 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, मिली सिर्फ 2 करोड़ 12 लाख। और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आज तक को बताते हैं कि उन्हें यूपी के नागरिकों के लिए महीने की 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए, मिल रही है 1 करोड़ 91 लाख। कई बार हम लोग लिख चुके हैं, पुराने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हम लोगों ने इसमें अपना पत्र और अपना पक्ष रखा है कि हम 23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी
जिसमें हमारी क्षमता है 12 लाख प्रतिदिन का वैक्सीनेशन करने के लिए, जिसमें हम कर भी चुके हैं। परंतु वैक्सीन की सप्लाई में देरी होने के नाते या कटौती होने के नाते हम उतना तेजी से वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते डॉक्टर हर्षवर्धन और फिर नए वाले मंत्री जी मनसुख मांडविया, जब भी वैक्सीन की कमी का सवाल आया तो विपक्षी दल शासित राज्यों को वैक्सीन की बर्बादी न करने और सही से मैनेजमेंट करने का पाठ पढ़ाते रहे। लेकिन अब तो बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश ही कहता है कि क्षमता मुताबिक वैक्सीन नहीं मिल पा रही। हमारी क्षमता है कि हम 3 करोड़ प्रति महीना भी कर सकते हैं अगर हमको सप्लाई उपलब्ध हो जाए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का इसी महीने का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था, जब वैक्सीन की 400 डोज लेने के लिए शटर खोलकर गिरते पड़ते हजारों लोग दाखिल हुए। तो आखिर 6 महीने बाद वैक्सीन की रफ्तार क्या है? 6 महीने में रोज का औसत देखें तो 17,50,000 लोगों को वैक्सीन लग पा रही है, जबकि 21 जून के बाद से जो रफ्तार बढ़ी है उसमें अभी रोज औसत 37,80,000 लोगों को टीका लग पा रहा है। अब अगर दिसंबर तक देश के हर वयस्क को वैक्सीनेट करना है तो दावा है कि 88,50,000 वैक्सीन रोजाना लगानी होगी। लेकिन अभी तो हालत ये कि लोगों को 3-3 दिन वैक्सीन की वेटिंग लिस्ट में घूमना पड़ रहा है। दूसरे डोज के लिए आ रहा हूँ, लेकिन ये लिखा रहता है वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आप कितनी जगह गए थे? मैं 3-4 जगह जाके आया हूँ। अशोक नगर, ये मयूर फेज 2 स्कूल, यहाँ पे लाल बहादुर हॉस्पिटल, 4-5 जगह में होके आ रहा हूँ। लोग भटक रहे हैं यहाँ पर, इंतजार में है कि वैक्सीन आएगी, वैक्सीन उपलब्ध होगी, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनको दूसरी डोज लगनी है और उनका जो वक्त है वो हो चुका है। इसीलिए अब सरकार ने 66 करोड़ डोज वैक्सीन की खरीदने का ऑर्डर दिया, जो सीधे राज्यों को दी जाएगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को देने के लिए अतिरिक्त 22 करोड़ डोज टीके की खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में अगले साल चुनाव है और इससे पहले चुनावी माहौल में पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। वाकया ताज नगरी आगरा का है। आगरा में समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी और इसी के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते सुनाई दिए हैं। पुलिस फिलहाल वीडियो की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी ने इस वीडियो को अखिलेश पर हमले का हथियार बना लिया। विरोध तो था योगी सरकार के खिलाफ, पर नारे लगे पाकिस्तान के। गुस्सा सरकार की नीतियों पर था, लेकिन गूंज उठी पाकिस्तान की। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जय घोष के बीच आवाज आई, पाकिस्तान जिंदाबाद। तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो आगरा का है, जिसके सामने आने के बाद यूपी के चुनावी माहौल में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पहले देश विरोधी नारेबाजी के इस वीडियो को गौर से देखिए। योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। वीडियो की शुरुआत में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और अखिलेश जिंदाबाद का नारा सुनाई देता है। तभी लाल रंग की शर्ट पहना हुआ एक लड़का एकाएक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देता है और प्रदर्शन में मौजूद कुछ लोग उसके इस देश विरोधी सुर में अपना सुर मिला देते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस वायरल वीडियो में भीड़ के साथ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद भी वहां किसी को कुछ नहीं खटका। वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया, सियासी हलचल भी तेज हो गई। लोग समाजवादी पार्टी को घेरने लगे तो खुद महानगर अध्यक्ष सफाई देने के लिए सामने आए। जैसे ही हमारे संज्ञान में सोशल मीडिया से इसकी जानकारी हुई, हम तुरंत एसपी साहब को अपने लेटर पैड पे उस कथित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक एप्लीकेशन दे के आए कि इस आदमी को चिन्हित किया जाए, जांच की जाए और अगर जो इसने ऐसा किया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी पर हंगामे के बाद एक आरोपी ने भी वीडियो जारी किया और इस साजिश में अपना हाथ होने से इनकार किया। मैंने कोई भी गलत नारे नहीं लगाए, मैंने चौधरी भाई निसार जी के लगाए, मुलायम सिंह यादव जी के नारे लगाए और मैंने अखिलेश यादव जी के नारे लगाए। मैंने कोई पाकिस्तान जी के नारे नहीं लगाए, क्योंकि पाकिस्तान के नारे क्यों लगाऊंगा? मैं ठाकुर आदमी हूँ, जन्मजात का ठाकुर आदमी हूँ, मैं ऐसी बातें क्यों करूँगा? हालांकि सियासी हंगामे के बीच वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आगरा की नाई की मंडी थाने में केस दर्ज किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था, उस पे कुछ लोग ज्ञापन देकर लौट रहा था। रास्ता में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो फोटो वीडियो फेसबुक में वायरल हुआ। उसका फेसबुक का वीडियो को देख के पुलिस ने स्वयं मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करके जो लोग जिस वीडियो में उपलब्ध था उसका फोटो पहचान कराकर उनको हिरासत में लिया पुलिस ने। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। उधर समाजवादी पार्टी इस वीडियो को प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश बताते हुए जांच की मांग कर रही है। पुलिस इस वीडियो की जांच करा रही है। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर वाकई में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि फिलहाल कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में नए मामलों में मामूली कमी दर्ज की गई है। 24 घंटे की बात करें तो 38,000 के करीब मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में और 24 घंटे में मौत के आंकड़े पहले से बढ़े हैं। ये चिंता की बात है और इस बीच नीति आयोग की तरफ से चेतावनी ये दी गई है कि अगर लापरवाही यूं ही चलती रही तो तीसरी वेव बहुत जल्द आ सकती है। तो 24 घंटे में कोरोना से 560 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़ा है और कुल मिलाकर अगर एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 4,24,000 एक्टिव केसेस देश में कोरोना के नए मामलों में फिलहाल मामूली कमी दर्ज की जा रही है। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जीवन का अधिकार बड़ा है, धार्मिक अधिकार बाद में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा, चलिए आपको बताते हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर प्रधानमंत्री सतर्क करते हैं। तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री को भी पता है कि महामारी से सावधान रहना जरूरी है। ये महामारी है, वैसे भी कोई भी बीमारी हो उसके प्रति नजरअंदाज उसे नहीं किया जा सकता। हमें सदैव उसके प्रति सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और यह तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हो गई। बावजूद इसके जब उत्तर प्रदेश सरकार 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कांवड़ यात्रा कराने को तैयार रही तो खुद से संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, हम सब भारत के नागरिक हैं। ये मामला भारत के हर नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। यही अधिकार सर्वोच्च है। सभी तरह की धार्मिक भावनाएं इसके बाद आती है। तो क्या जीवन के अधिकार से भी ज्यादा धार्मिक अधिकार को प्राथमिकता देगी उत्तर प्रदेश की सरकार? चुनाव विधानसभा के नजदीक देख अब भी कांवड़ यात्रा को किसी भी तरह से जारी रखने की अपनी इजाजत पर कायम रहेगी सरकार, या फिर रास्ता कुछ और खोजा जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर केंद्र ने साफ कह दिया कि जनता के जीवन की वो सुरक्षा चाहते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कह दिया हम तो पहले ही कांवड़ यात्रा स्थगित कर चुके हैं। और तब भी यूपी सरकार ने हलफनामे में कहा कि प्रतीकात्मक कांवड़ यात्रा जारी रखना चाहते हैं। माना कि यूपी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस कांवड़ यात्रा के लिए बनाई, लेकिन जिस आस्था की यात्रा में दावा है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होते हैं, वहां जब प्रशासन
चुनावों में गाइडलाइंस पालन नहीं करा पाता तो चुनावी माहौल में भक्तों को क्या रोक लेगा। और तब केंद्र ने हलफनामे में कहा कि राज्यों को टैंकर के माध्यम से पवित्र गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन का वक्त मांगा, क्योंकि उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड समेत अन्य राज्यों में कांवड़ यात्रा कोरोना के संकट को देखते हुए स्थगित करने के बावजूद जब उत्तर प्रदेश कोरोना की सख्ती की बजाय भक्ति पर ही जोर देता दिखा, तो अदालत ने कह दिया पूरी तरह रद्द करने का विचार करे सरकार, हम एक मौका और दे रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय है उनका हम अनुपालन करेंगे और जो भी माननीय न्यायालय कहेगा उसका हम। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर किसी तरह का गाइडलाइन या कोई आदेश या मार्गदर्शन अगर वो देंगे तो उस पर तो सभी लोग सुनेंगे भी, मगर हमारे यहाँ अभी तक तो जो तैयारी हुई थी कोविड यात्रा के लिए और उसके साथ बहुत सख्ती से कोविड के प्रोटोकॉल हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने वहाँ दिया भी है गृह विभाग को। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश आ रहे हैं या जो भी उनकी टिप्पणियां आ रही उस पर भी वो इस पर विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भले 2 दिनों की मोहलत मांगी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख, केंद्र सरकार के रवैये के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार को भी समझ में आ गया है कि कांवड़ यात्रा जारी रखना खतरनाक ही होगा और आखिर में होगी किरकिरी। लिहाजा बीच का रास्ता अपनाते हुए कांवड़ महासंघों से बात करने की एक नूरा कुश्ती भी रची गई है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।